गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित महान निबंधकार, महान आलोचक, महान उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न किए तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनका जन्म 1907 में आरत दुबे छापरा में हुआ था। वे हिंदी के बहुत बड़े विद्वान थे, यानी रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य के महान आलोचक थे। निबंधों की बात करें तो हिंदी निबंध में वे एक ललित निबंधकार के रूप में माने जाते हैं। ललित निबंधकारों की श्रेणी में द्विवेदी कालीन युग के जो कवि थे उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सरदार पूर्ण सिंह ललित निबंधकार माने जाते हैं। और भी कई ललित निबंधकार हैं। ललित निबंधकारों की श्रेणी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान एक प्रमुख स्थान है और इन्होंने हाई स्कूल तक की परीक्षा BHU से पास की। आगे ये शांति निकेतन यानी बंगाल से इन्होंने हिंदी में अध्ययन किया और ये रविंद्रनाथ ठाकुर और क्षितिज मोहन जैसे लोगों के प्रभाव में भी रहे। 1950 में इन्हें BHU में अध्यापन का अवसर मिला और इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य के अध्यक्ष भी रहे। अंत में 1979 ईस्वी में ब्रेन ट्यूमर के कारण इनका देहांत हो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं जो है जिसमें अशोक के फूल है, विचार और वितर्क है, विचार और प्रवाह है, कूटज है, नाखून के बढ़ते हैं, बसंत आ गया, घर जोड़ने की माया, इस तरह के कई ऐसे निबंध उन्होंने लिखे जिसमें अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कूटज, नाखून के बढ़ते हैं, बसंत आ गया, घर जोड़ने की माया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि वर्तमान दौर में लोग लालच या अज्ञानतावश दूसरों से अकारण आगे निकल जाने की प्रतिस्पर्धा को विकास मानते हैं। यानी हम किसी तरह से इनके प्रकार धन संपदा से परिपूर्ण हो जाए, इस मनोवृत्ति के कारण समाज में इसका एक दुष्प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है, यानी व्यक्तिगत भी दुष्प्रभाव हमको दिखाई देता है। उसके विकास की छाया में वह खुद को अकेलापन, द्वंद, भय, अशांति से भरा जीवन व्यतीत करता है। कारण क्या है कि हम मानसिक रूप से अशांति के कारण जो है वो अंधी दौर है, बल्कि मनुष्य का एक दूसरा भी विकास है। ये तो बाहरी विकास है कि हम जमीन ले लें, घर ले लें, गाड़ी ले लें, बंगला बना लें, बहुत कुछ कर लें, ये सब बाहरी विकास है। लेकिन विकास का एक दौर आंतरिक भी है, जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि एक आंतरिक विकास है जो हमें कल्पना, विचार, ज्ञान, बुद्धि से भरा हुआ है और उसके छलकने मात्र से, उसके आपस में तारतम्यता बनने के कारण बहुत सारी रचनाओं का जन्म होता है। किसी भी
विकास से कम नहीं। और चूंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी खुद काफी गहन अध्ययन भी उन्होंने किया और एक धार्मिक प्रवृत्ति के स्वभाव के कारण भी उन्होंने हमेशा ही मानव को मानव की तरह रहने और हमेशा नैतिकता और सदाचार से पूर्ण बातों को उन्होंने लोगों के समक्ष रखा। हम मानव को कैसे अधिक से अधिक उन्नतशील मानव बना सके, यह हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक लेखक के रूप में उसकी प्राथमिकता होनी भी चाहिए और उन्होंने अपने को उन्होंने अपने को भावी पीढ़ियों का एक मार्गदर्शक के रूप में वे जाने भी जाते हैं कि उन्होंने अपने भावी पीढ़ियों को एक मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते। इसके अलावा ये बताते हैं कि ललित निबंध क्या है, तो जो निबंध विचार, चिंतन, ज्ञान से भरा हो और हृदय और बुद्धि के दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व के कारण ही ललित निबंध उनका आकर्षक बन गया है। कहानी जैसा रस हो, उपन्यास जैसी सजीवता हो, रेखा चित्र जैसी चित्रात्मकता हो, नाटक जैसी गूढ़ता हो और गतिशीलता हो। ललित निबंध गद्य और पद्य के बीच के सेतु का नाम है। उनके निबंध में वस्तु विधान तथा शिल्प विधान में ललित बोध उच्च सीमा का है। यही कारण है कि निबंध में माधुर्य है, सहजता है, कोमलता है, रमणीयता है। ये सारी विशेषताएं हमको ललित निबंध में देखने को मिलता है। आइए हम उनके कुछ निबंधों की चर्चा करते हैं, जिसमें अशोक के फूल, क्योंकि लेखक शांति निकेतन में रहा है, वहाँ काफी प्रकृति के बीच रहने का अनुभव जो है उसका उनके लेखन पर भी पड़ा है। अशोक के फूल के संदर्भ में कहते हैं कि अशोक के फूल जो है वो उसके फूल काफी सुंदर और छोटे और लाल होते हैं। और अशोक के फूल जो है सुंदर और छोटे और सुंदर और लाल होते हैं, जो काफी आकर्षक होते हैं। सारे पुष्पों को छोड़कर कंदर्प देवता को अशोक के फूल काफी पसंद है। उन्होंने अपने तुनीर में अशोक के फूल को ही रखा, बाकी अन्य फूल उनके तुनीर की शोभा नहीं बढ़ा सके। यानी कहने का भाव जो है, यहाँ जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया है ये सब गौण हो गए हैं और अशोक के फूल उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। यही है वह ललित, जिसको ललित निबंधकार की पहचान बनाती है, यानी एक विशिष्ट शैली हमें प्रदान करती है कि जहाँ भाव और विचार इस स्तर तक पहुंच जाए कि शब्द भी वहाँ गौण पड़ जाए। यानी निबंधों में जो ललित निबंध है उसमें कला के दो पक्ष हैं, जिसमें एक कला जो है जो अंदर से निकलती है, जो रचना के रूप में जो कवि लिखता है, यानी सुंदरता जो है वो दो रूप में दिखती है। अगर कला के रूप में जो सुंदरता मिलती है मूर्ति के रूप में, उसकी उपयोगिता के कारण उसको उपयोगिता कहा जाता है, उपयोगिता रूपी कला कहा जाता है। और एक कला जो रचना के रूप में जो निकलती है, उसमें जो सुंदरता होती है, उसमें जो सौंदर्य होता है, उसी को ही ललित कहते हैं। यानी ललित
रचना के सौंदर्य को ही ललित का नाम दिया जाता है और कला के उपयोगिता जो हमें एक बाहरी रूप जो में दिखाई देता है वो हमें कला की सुंदरता के नाम से हम लोग जानते हैं, जबकि रचना में वह ललित के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध काफी चर्चित है। इस निबंध के माध्यम से ये बताते हैं कि मनुष्य ने प्रारंभिक दौर में अपनी सुरक्षा के लिए नख बनाए, उसका उपयोग था अपनी सुरक्षा करना। धीरे धीरे वो पत्थरों के भी हथियार बनाए, लोहे के हथियार बनाए, बाद में तलवार, भाला, बंदूक, तोप, टैंक, मिसाइल, बम इत्यादि अनगिनत हथियार बना लिए। आज स्थिति ऐसी आ गई कि वे सारे हथियार हमारे अस्तित्व को ही मिटा दे। हम अपने कुप्रवृत्तियों को, जिस तरह से हम नाखून को काटते हैं फिर बार बार नाखून बढ़ाता है, यानी नाखून बेहया है, निर्लज है, उसको थोड़ी भी शर्म नहीं है कि जिस चीज को मना किया जाता है वो बार बार आ जाता है। ऐसे ही मनुष्य की कुप्रवृत्तियां, वो अपनी सुरक्षा के आड़ में हमें, यहाँ पर हम अपने सुरक्षा के लिए इतने भयभीत है, चिंतित है और वो हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। ऐसे अनगिनत हथियारों जो है उस पर रोक न करना, उसको बढ़ावा देना, ये ठीक उसी तरह है जैसे नाखून का बढ़ना। यानी नाखून के बढ़ने का तारतम्य जोड़ते हुए उन्हें मानव सभ्यता के इतिहास को भी बताया और बताया कि किस तरह मनुष्य जो है अपनी सुरक्षा के लिए नाखून बढ़ाता था। आज मनुष्य मनुष्य तो बन गया है, लेकिन उसके अंदर जो छिपा हुआ जानवर के जो गुण है वो दबा हुआ है। वो कब प्रकट हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए हमें शिक्षा के माध्यम से, आचरण के माध्यम से उस वास्तविक प्रवृत्तियों को, यानी पशु की जो स्थिति है उसको हमने दबा दिया और मनुष्य के गुणों को उभारा है। यही नाखून क्यों बढ़ते हैं मैं उन्होंने ये बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।